नेफ्रॉन के फंक्शन में या यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है? फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप एंड दिस प्रोसेस इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड प्रोसेस इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को फिर से थोड़ा सा ब्रीफली इसके ऊपर बात करें तो कल जिस तरह बात हुई थी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेसिकली अकर्स इन रेनल कर्पसल। हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको क्या कहते हैं? एक है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है, इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके 2 साइड्स होते हैं, एक एफेरेंट साइड होता है और दूसरा इफेरेंट साइड होता है। इनके डायमीटर में भी डिफरेंस होता है और इसी डायमीटर का जो डिफरेंस है, इसी क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से आखिरकार प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इससे मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू बोमेन्स कैप्सूल फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, राइट, या फ्रॉम द टफ्ट ऑफ दीज कैपिलरीज। तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज भी कहते हैं। टफ्ट मीन्स बंच ऑफ कैपिलरीज। तो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, यहाँ से आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 बैरियर्स होते हैं। कितने बैरियर्स होते हैं? फर्स्ट बैरियर कौन सा है? एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स एट द फर्स्ट बैरियर एंड एंडोथेलियल सेल्स में इसके लिए प्रॉपर चैनल्स होते हैं जिसको फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी 3 लेयर्स होते हैं। तो इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से आते हैं, पहले वो फेनेस्ट्रेशन के थ्रू आते हैं, फिर फेनेस्ट्रेशन से ही यहाँ पे मेम्ब्रेन में आ जाते हैं और मेम्ब्रेन के बाद पोडोसाइट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पोडोसाइट प्रेजेंट है। तो वो पोडोसाइट्स के दरमियान 3 मेम्ब्रेन होते हैं, फिर इससे होके बोमेन्स कैप्सूल तक पहुँचते हैं। तो ये जो बैरियर्स है, जितने ज़्यादा बैरियर्स है, इसका मेन फ़ायदा ये है कि कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स सेलेक्टिवली, कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्यों मॉलिक्यूल इधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। यहाँ से इसका डायमीटर एफेरेंट और ट्यून का डायमीटर बहुत ज़्यादा है, तो ब्लड बहुत तेज़ी से, मतलब हार्ट इसको पंप कर रहा है, बहुत तेज़ी से इधर पहुँचता है। लेकिन आगे देख के इसके जो कैपिलरीज है वो बहुत नैरो है। नैरो कैपिलरी से क्या होता है? इसको प्रेशर जो इधर से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रेशर से वो आगे नहीं जा सकते। रिजल्टिंगली वो जो साइड वाइज वाल होते हैं उस पर ऑब्जर्व होना शुरू हो जाते हैं और इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। कल मैंने लास्ट में ये बताया था कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ऑब्जर्व हो जाती हैं। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन जो है, इसके अलावा यूरिया या यूरिक एसिड, राइट। अगर इसमें अमोनिया है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा बताए शाबाश, अगर विटामिन्स है तो विटामिन्स भी इधर आते हैं, एक्स्ट्रा विटामिन्स जो होते हैं। इसके अलावा कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? विटामिन्स, आयन्स या हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें इधर आती हैं, राइट। ये इधर ब्लड से ट्रांसफ़र हो जाती है इनटू बोमेन्स कैप्सूल। अब देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी चीज़ें आ गई हैं अब ये बॉडी से निकलेगी। इसका मतलब ये नहीं है, बस सिर्फ ये है कि आप ये कह सकते हैं कि 20% ऑफ ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के अलावा ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो 20% ऑफ ब्लड प्लाज्मा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ड्यूरिंग वन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इनटू बोमेन्स कैप्सूल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। दिस इज बेसिकली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब and after proximal convoluted tube we have loop of Henle. तो ये नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है मैंने। इधर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस पार्ट इज कॉल्ड
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसको हम कह सकते हैं PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में 80% जो सब्सटेंसेस है, जो कुछ भी प्रेजेंट है, 80% ऑफ सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इससे पहले इसी किताब में एक और दिया गया है, एक और रेशो है, वो 60:65 है, और मैंने एक और बुक में देखा है वो है 70, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, राइट। तो अबाउट 60% जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ चीज़ें अच्छा, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर filtrate, this is called glomerular filtrate. So 80% of glomerular filtrate is basically reabsorbed in a proximal convoluted tube. जनरली अगर हम देखें रीअब्जॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है, अगर आप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन समझ रहे हैं। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जिन जिन चीज़ों को वापस लेना है, ब्लड में वापस ऐड करना है, इनको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, और जिनको भेजना है बाहर कलेक्टिंग डक्ट तक, इसको क्या कहते हैं, सिक्रीशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिक्रीशन। तो एक हमारे पास सिक्रीशन है, एक रीअब्जॉर्प्शन है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, राइट। अब इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं, आगे इसके ऊपर बात करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि अगर हम देखें 90% जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल इधर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आए हैं N2 बोमेन्स कैप्सूल। अगर बोमेन्स कैप्सूल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल्स उनमें से 99% वापस आएंगे। मतलब क्या है, 1 मिनट में 125 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इधर आता है पर मिनट, और इसमें 124 मिलीलीटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम पूरा इसका हिसाब लगाएं, अगर सपोज करें बॉडी में 125 मिलीलीटर जो है वो इधर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इधर आ रहा है, तो पूरी दिन में तकरीबन कितना 80 है या 180 लीटर्स है, 180 लीटर्स पर डे, इतने लीटर्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बॉडी से निकलेगा अगर रीअब्जॉर्ब ना होता। तो हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है वो 180 लीटर पर डे इतना फ्लूइड इसके थ्रू आता है, लेकिन उसमें जो कुछ भी आता है उनमें से 99% तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ चीज़ें जो कि टॉक्सिक है वो बॉडी से निकल जाती है, बाकी सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। अब फिर रीअब्जॉर्प्शन का आप फ़ायदा देखें। अगर रीअब्जॉर्प्शन ना हो, सपोज करें देयर इज़ नो रीअब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा, फिर वो बात होती है कि हम बस पीते और ठीक है ना, सारा दिन हम पीते रहते हैं। हमारी बॉडी का ये जो सिचुएशन है, जो यहाँ से आप 2-3 घंटे पानी नहीं पीते, फिर हम इस तरह नहीं रह सकते थे, क्योंकि जो कुछ हम पी रहे हैं वो तो फिल्टर आउट हो रहा है बॉडी से। तो फिर आपको दिन में 150 लीटर पानी तो पीना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन क्या हो रहा है, ये सारा पानी बॉडी से नहीं निकल रहा, बहुत कम बॉडी से निकल रहा है और बाकी बॉडी के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो रीअब्जॉर्प्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है इन द वेरी फर्स्ट टाइम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और मैंने आपको बताया था इन फर्स्ट लेक्चर दैट के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब इज परमेएबल बोथ टू वाटर मॉलिक्यूल एज वेल एज टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड साफ हो गया, अब ब्लड में मज़ीद टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है। ब्लड में अभी भी ये जो इफेरेंट आर्टरियोल है, इसके थ्रू अभी भी इसके अंदर जो आगे आर्टरीज प्रेजेंट है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वगैरह हैं, उसमें अभी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जो कि बाद में ट्यूबुलर सिक्रीशन के ज़रिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से मतलब ये है कि कुछ चीज़ें इधर आ जाती हैं, जो इधर आती है उनमें से ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में होती है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर है,
तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ इसके ऊपर कल भी बात हुई थी जब हम इसकी जक्सटामेडुलर नेफ्रॉन के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली ये जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले ज़्यादा एक्टिव होता है एन किस नेफ्रॉन में एक्टिव होता है? जक्सटामेडुलर नेफ्रॉन में एक्टिव होता है और एक्टिवली वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन इन चीज़ों में हिस्सा लेता है। इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो लूप ऑफ हेनले वो एक्टिव नहीं होता, बहुत स्मॉलर लूप ऑफ हेनले वहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि मेडुला में प्रेजेंट भी नहीं होता। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रूल लूप ऑफ हेनले का भी है, लेकिन इसके साथ साथ लूप ऑफ हेनले के साथ साथ इम्पॉर्टेंट रूल मेडुला का भी है। बात समझ में आ रही है? किडनी का मेडुला है, अब आगे मैं बताऊंगा कि मेडुला का क्या इंपॉर्टेंस है। और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये नहीं है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन अगर मेडुला में होता तो वो किस तरह रोल प्ले करता, ठीक है ना। अच्छा, लूप ऑफ हेनले जो है, अगर आप देखें लूप ऑफ हेनले के 2-3 सेगमेंट्स हैं जैसे हम पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं। दिस सेगमेंट इज कॉल्ड 10 descending limb, right? This is called 10 descending limb, right? 10 descending limb. 10 descending limb, you know most of the thing that it is permeable to water molecule। मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बड़ा बनाता हूँ ताकि समझना आसान हो, right? It is permeable to water molecules. Water molecules can easily come out of this. water molecules क्या करते हैं? बाहर आसानी से यहाँ से आ सकते हैं, right? और ये क्या है? ये इसके लिए permeable है, but no solute like sodium, chloride, no one of them can come out of this. ये बाहर नहीं आ सकते, सोडियम भी नहीं आ सकता, वैसे कोई भी बाहर नहीं आ सकता। अब होता क्या है कि इधर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके अंदर डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस लूप ऑफ हेनले के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो यही हाईली कंसंट्रेटेड। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है इट इज़ हाईली कंसंट्रेटेड। दिस हाईली कंसंट्रेटेड filtrate will be reached to this position, and in this case this part is called 10 ascending limb. This is called 10 ascending limb. इसको 10 ascending limb कहते हैं। 10 ascending limb से क्या होता है? पैसिवली साल्ट के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? पैसिवली बाहर आ रहे हैं। सोडियम है सपोज करें, क्लोरीन है, इसके अलावा सपोज करें अगर पोटाशियम वगैरह है, तो ये क्या होते हैं? पैसिव मेथड से बाहर आ रहे हैं, राइट? ये इधर आ रहे हैं और इधर भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं मॉलिक्यूल। ये कहाँ जाते हैं मॉलिक्यूल? इससे निकल के कहाँ जाते हैं? ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज जो होते हैं, इनके दरमियान जो टिश्यूज प्रेजेंट है ये उनमें ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना। ये सारे वहाँ पे प्रेजेंट है, टेम्पोरेरीली, परमानेंट नहीं होते, टेम्पोरेरीली इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर ये जो इसके अंदर फिल्ट्रेट था इट वाज हाईली कंसंट्रेटेड बिकॉज ऑफ यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स इससे निकले थे, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्यों निकले थे? क्योंकि उस वक्त अंदर सॉल्यूट कम था, बाहर ज़्यादा था, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए तो इसके अंदर जो सॉल्यूट था वो इधर ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे पैसिव तरीके से ये जो हमारे पास सॉल्यूट है वो 10 ascending limb से निकल जाता है, फिर ये सॉल्यूट मजीद इधर ट्रांसफ़र हो रहा है एंड टेक ascending limb एंड टू टेक ascending limb। अगर जब ये टेक ascending limb में यहीं से रूट ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या होता है कि एक्टिवली सेल्स एनर्जी कंज्यूम करके सोडियम, क्लोरीन इनको बाहर भेजा जाता है एक्टिवली। अब एक्टिव तरीके से अगर यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई हो जाए फिर क्या होगा? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, इधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, इधर भी हाई हो जाता है। तो इस एनवायरनमेंट में अब सॉल्यूट हाई है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, तो फिर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव आउट इनटू दिस सिस्टम, और इसका यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट फिर से कंसंट्रेट हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूट इधर आ रहा है, इससे फिर से सोडियम वगैरह निकल रहा है और पानी के मॉलिक्यूल इससे फिर से
बाहर जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि 0% साल्ट आगे जा रहा है। देखिए प्रॉपर चैनल्स है, कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ तो आगे जा रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका मेन फ़ायदा ये है कि मोर वाटर कैन बी कंजर्व्ड इन द बॉडी, बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर कंजर्व किया जा सकेगा, राइट। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है विद जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, इज़ नॉट पॉसिबल विद कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन के लिए जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट होते हैं। वाटर कंजर्व करने के लिए ये नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये प्रोसेस ये है, फिनोमेना ये है। क्या होता है कॉर्टिकल में? ये प्रोसेस नहीं है, उसमें वाटर कंजर्वेशन का प्रोसेस नहीं है। अब देखिए मजीद इसको आगे एक और कंसेप्ट है, अगर इससे वाटर ज़्यादा निकल रहा है, इधर सॉल्यूट कम हो रहा है लेकिन इसमें वाटर का कंसंट्रेशन और भी कम है, और हो सकता है कि ADH रिलीज होके एंटी डायरेटिक हार्मोन्स रिलीज होके डेक्स्ट्रल कन्वर्टेड ट्यूब की मदद से और वाटर भी बाहर निकल आ जाए, तो रिजल्टेंटली यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड। Whenever you see urine is concentrated, that means body facing deficiency of water। बात समझ में आ रही? ओके। अब यहाँ पे ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? नहीं, इस फिनोमेना को यहाँ पे काउंटर मल्टीप्लायर सिस्टम, काउंटर मल्टीप्लायर सिस्टम। काउंटर मल्टीप्लायर सिस्टम ये है कि इधर से ये बाहर जा रहे हैं तो हमारे पास मज़ीद वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ये मज़ीद जा रहे हैं, मज़ीद वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। अभी सवाल ये है अगर ये रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं तो फिर किधर जा रहे हैं? देखें हमने बात की थी, आपने अगर आपको याद हो, इस केस में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं इसके साथ पैरेलल, उसको हम क्या कहते हैं? वेजा रेक्टा कहते हैं। तो वेजा रेक्टा जो है वो इसके साथ पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। तो वेजा रेक्टा क्या करते हैं? वेजा रेक्टा बेसिकली वो इसको ऑब्जर्व करके इसको फिर से ब्लड स्ट्रीम में ऐड करते हैं, वाटर प्लस सॉल्यूट दोनों, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ना। रीअब्जॉर्प्शन इसी के लिए तो हो रही है कि ब्लड से बाहर ना जाए, बॉडी से बाहर ना निकल जाए। बात समझ आ रही है या घूमे हो? अच्छा, तो ये मॉलिक्यूल्स कहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं? एनवेजा रेक्टा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने पढ़ा था, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, दे हैव नो एबिलिटी टू रीअब्जॉर्ब दिस थिंग्स। बट खुशकिस्मती ये है कि वहाँ पे ये सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत इधर है और इसके लिए वेजा रेक्टा प्रेजेंट है। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स इधर निकल रहे हैं, आपको पता है कि इन वेजा रेक्टा फ्लूइड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ब्लड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल प्रेजेंट है लेकिन ब्लड मूव कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये फिल्टर इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जा रहा है, एंड यहाँ पे जो कुछ भी इससे निकल रहा है टेम्पोरेरी इधर स्टोर हो जाता है, ये इसको उठा लेता है और ब्लड में ऐड करता है। और इधर मज़ीद क्या होता है कि मज़ीद पानी, मज़ीद सॉल्यूट, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जारी है। और यहाँ पे कुछ सॉल्यूट इधर आ जाता है। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास आता है, इसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट है, इसके अंदर सपोज करें अमोनिया प्रेजेंट है या यूरिक एसिड प्रेजेंट है, या इसके अलावा कुछ साल्ट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कुछ क्लोरीन प्रेजेंट है, कुछ ड्रग्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट है अभी भी। तो वो क्या होंगे? वो कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँच कर बॉडी से, कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएंगे? रेनल पेल्विस, राइट। A collecting duct is basically connected to the renal pelvis. Renal pelvis is a cavity where this urine will be transferred, and from there ureter में ये फिर बॉडी से ट्रांसफर होंगे, राइट, किडनी से। तो अब यहाँ तक देखें हमने 3-4 चीज़ों की, 2 चीज़ों की पर पहली बात हो गई, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में अभी भी 2 चीज़ें हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं? एंटी डायरेटिक हार्मोन, आगे ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, ये इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन में पढ़ लेंगे, रूल ऑफ किडनीज एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन जानते हैं?
किस चीज़ को मेंटेन करना? यस, हाँ, आयन कंसंट्रेशन कहाँ पे मेंटेन करना? बॉडी में मेंटेन करना। कौन मेंटेन रखता है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरी फिनोमेना को क्या कहते हैं? क्या है? कहाँ पे फिर बोले? यस, हाँ, ओके ओके ओके। ये मैंने माइक्रोवेलाई के ऊपर बात की थी, आप लोगों ने शायद नहीं सुना था। मैंने कहा था कि ये जो क्या होता है, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, वो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये सेल्स इस टाइप के होते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? इसको माइक्रोवेलाई भी कहते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये जितने ज़्यादा होते हैं, देखिए इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इतना रीअब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा है। क्लियर है आप? ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट क्या है? लास्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखिए ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अच्छा यहाँ तक देखें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के ऊपर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब की कुछ और फंक्शंस है। लाइक इसके ऊपर मैं वैसे बात कर चुका हूँ। एसिड बेस बैलेंस का जो है, एसिड बेस बैलेंस जो बॉडी का या ब्लड का जो एसिड बेस बैलेंस है, ये मेंटेन होता है बाय डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। किस तरह मेंटेन होता है कि यहाँ से जो HCO3 है ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है, एंड जो हाइड्रोजन है इसको सिक्रीट किया जाता है। सिक्रीशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें बाहर कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आ रही है, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिक्रीशन। सो हाइड्रोजन को सिक्रीट किया जा रहा है एंड बाइकार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसी वजह से जो एसिडिटी होती है वो मेंटेन रहती है। क्या होती है? एसिडिटी, बॉडी की एसिडिटी मेंटेन रहती है। बॉडी मतलब ब्लड जो है वो एसिडिक नहीं बनता ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेटरी रूल एक तो ये है कि एसिडिटी मेंटेन रहती है। दूसरी बात ये है कि अगर सपोज करें यहाँ से ब्लड वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं और अभी भी बॉडी को ज़्यादा वाटर दरकार है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, फिर बॉडी क्या करते हैं? बॉडी में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? रिलीज हार्मोन्स कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स activate these channels to reabsorb more water molecule, and this way after this process urine become more concentrated। confusion तो नहीं है यहाँ पे? क्लियर है? ओके, अच्छा एक तो ये है। इसके अलावा क्या है नेक्स्ट? अच्छा, ट्यूबुलर सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऊपर बात हो गई, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के ऊपर बात हुई, एंड लास्ट वन जो है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन देखे नाम से जाहिर है, ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब तो सिंपल ये है कि जो चीज़ें ट्यूब्स के जरिए बाहर निकल रही हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। रीअब्जॉर्ब हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब कुछ 100% रीअब्जॉर्ब हो रहा है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ सॉल्यूट, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि आगे निकल रही हैं, तो इसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले अगर आपको याद हो, मैंने बता दिया अभी कि सारे मॉलिक्यूल्स या सारे टॉक्सिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ज़रिए इधर नहीं जाते, बल्कि अभी भी इसके अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड इफेरेंट आर्ट्रियोल। ओके, अगर ये हमारे पास इफेरेंट आर्ट्रियोल है तो फिर क्या होगा? इफेरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए ब्लड यहाँ से निकल जाता है,
अब कुछ चीज़ें तो रीअब्जॉर्ब हुई है, इधर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ज़रिए इधर आई है, लेकिन मज़ीद क्या है कि इसके अंदर अभी भी ब्लड प्रेजेंट है, इसके अंदर अभी भी ब्लड प्रेजेंट है। ये जो होते हैं आमतौर पर ये कैपिलरीज की नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अब इधर जो है थोड़ा सा फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो आप जस्ट एक डायग्राम से और एक इस तरीके से आप इसको समझें कि ये जो है बेसिकली ये एफरेंट आर्टरियोल का हिस्सा है। ब्लड से कुछ सब्सटेंसेस इधर ट्रांसफ़र हुआ है और आगे ब्लड भी जा रहा है, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, इसमें कुछ चीज़ें आगे जा रही हैं जो कि इधर अब्जॉर्ब नहीं हुई है, वो इधर फिल्टर नहीं हुई है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ दिस फेनेस्ट्रेशन एंड चैनल्स। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, लेकिन ये चैनल्स बहुत छोटे होते हैं, नैरो होते हैं, तो उन चैनल्स की वजह से, छोटे चैनल्स की वजह से वो फिल्टर नहीं हो जाते। तो वो तो अभी ब्लड में है, उनको फिल्टर आउट तो करना है। तो फिर यही चीज़ जो है ये इस ब्लड से यहाँ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में, इधर इस पोजीशन में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पेशली ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ पे इसको कहते हैं कि इधर ब्लड से यहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें फिर से इस ट्यूब में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में आ रही है। दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो वो चीज़ें हैं, वो प्रोटीन्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आमतौर पर बॉडी के लिए टॉक्सिक है, लेकिन इधर चैनल्स की नैरोनेस या इसके अलावा चैनल्स बहुत नैरो है, इसके अलावा फैक्टर्स हो सकते हैं, कंजेस्शन भी हो सकते हैं क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट था, इसी वजह से ये आगे पास हो जाते हैं और फिर फाइनली इधर जो है उधर कन्वोल्यूटेड ट्यूब में आ जाते हैं और इस प्रोसेस को फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली अब यहाँ तक आने के बाद ये पूरा प्रोसेस ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद भी इधर मटेरियल आ जाता है, उधर से भी फिल्ट्रेशन, यहाँ तक फिल्ट्रेशन होती है। जो चीज़ रीअब्जॉर्ब हो रही है वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाती है, जो चीज़ें नहीं हो रही वो सारी इधर पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पे फाइनली अब जो इधर प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड यूरिन। सो नो यू कैन से यूरिन हैज़ बीन फॉर्म्ड and this process is called urine formation, and it is also called nephron function, blood filtration and kidney, you can say the function of kidneys.